हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 14 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको पूरी इंडियन इकोनॉमिक्स करा रहा हूं फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल, जिसके ऑलरेडी 30 लेक्चर हो चुके हैं। व्हाट आई मीन 70% इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुकी है। अब देखना कैसे है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ सारे वीडियो की लिंक दी हुई है, देख लीजिए। आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, दैट्स माई गारंटी। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 14 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैं आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बताऊंगा, इवन ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस से जो ट्विन बैंक बनी थी, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इवन WTO, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इनकी वर्किंग प्रोसेस और इनके चैलेंजेस क्या है ये भी अपन क्लियर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो मेरे किसी भी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन समझेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम समझने से पहले अपन को पहले की प्रोसेस समझना पड़ेगी, तभी हमको समझ में आएगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम सेटअप करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो क्या है कि जैसे आप जानते हो, वर्ल्ड वार सेकेंड कब खत्म हो गया था? 1944 में खत्म हो गया था। क्लियर? वर्ल्ड वार सेकेंड, जैसे ही जर्मनी हारी वैसे ही वर्ल्ड वार सेकेंड कंप्लीट हो गया। बट जो बड़ी बड़ी कंट्रियां थी, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थी, उनके बीच में डिस्कशन स्टार्ट हो गया। डिस्कशन किसका? कि हम फ्यूचर के वर्ल्ड को सिक्योर कैसे करें। व्हाट आई मीन्स कि हम वर्ल्ड को सिक्योर कैसे करें कि इन फ्यूचर वर्ल्ड वार थर्ड ना हो। क्लियर? तो इसी को देखते हुए पूरे जो बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने यूएन का इवोल्यूशन हुआ, यूनाइटेड नेशन का इवोल्यूशन हुआ। किसका? यूनाइटेड नेशन का। और यूनाइटेड नेशन में कुछ आर्टिकल बने, कुछ रूल बने, कुछ रेगुलेशन बने, जिससे कंट्रियों पर कंट्रोल किया जाए। व्हाट आई मीन्स कंट्रोल इस चीज का नहीं कि उनकी सॉवरेनिटी को ब्रीच करा जाए, कंट्रोल इसका कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी ना कर पाए जो कि वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो सके, ऐसी कोई एक्टिविटी ना कर पाए। तो इसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशन का सेटअप हो गया। अब बात बनी, क्या हुआ? अब ये देखा गया कि जो कंट्रियां हैं वर्ल्ड की, उसमें जो पब्लिक रह रही है उनका ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है? देखो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है? जब किसी पर मनी होती है तो डेफिनेटली उसकी लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड, इवन उसका डेवलपमेंट भी हो जाता है, जैसे आप जानते हो। अब क्या है, कई सारी कंट्री पुअर कंट्री थी। क्या हुआ? वार के बाद कई सारी कंट्री पुअर कंट्री बन गई, इवन उनके पास पैसा नहीं रहा और कई सारी प्रॉब्लम फेस करने लगी फ्रॉम द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, इवन फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए ये सब कुछ हुआ। तो क्या हुआ, बड़े बड़े लीडर थे, वो सब डिस्कस हुआ। अब उन्होंने बोला कि हम एक ऐसा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बनाएंगे जो कि छोटी छोटी कंट्रियां, मिडिल इनकम कंट्री हैं, पुअर कंट्री हैं, और जो वार से गरीब हो गई हैं कंट्रियां, उन सभी की मदद करेंगे, उन सभी को लोन देंगे अगर वो मेंबर बनती है तो इसकी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की। अब समझते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम होता क्या है। देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है? ये कस्टम, रूल, इंस्ट्रूमेंट, फैसिलिटेट इंटरनेशनल पेमेंट। व्हाट आई मीन्स, मैंने क्या बोला कि इंटरनेशनल पेमेंट को प्रमोट करता है। व्हाट आई मीन्स कि वर्ल्ड कंट्रियां जो हैं वो भी मेंबर बनेंगी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की, उनकी मदद करी जाएगी मनी से, फंड से, जिससे वो अपनी कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सके, इवन पब्लिक की लाइफ स्टाइल चेंज कर सके, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज कर सके, इवन जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है वो अपने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा सके, फार्मर को बेनिफिट दे सके, इवन जो सैनिटेशन प्रोसेस है वो भी इम्प्रूव हो सके कंट्री में। तो यही है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का। क्या मतलब है कि ये कस्टम, रूल, रेगुलेशन और इंटरनेशनल पेमेंट को प्रमोट करने वाला सिस्टम है। क्लियर? सिंपल डेफिनेशन याद रखना। और हम कह सकते हैं कि जो आईएमएस को क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं
कि एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करना। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? देखो एक्सचेंज रेट, अब समझते हैं एक्सचेंज रेट। व्हाट इज एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट क्या है? अब देखो एक्सचेंज रेट समझने से पहले आपको पता होगा कि हमारे कभी रुपए की वैल्यू गिर जाती है किसके अगेंस्ट? डॉलर के अगेंस्ट, या फिर एप्रिशिएट हो जाती है या डिप्रिशिएट हो जाती है। व्हाट आई मीन्स, जैसे मानिए अभी नियरली 85 रुपीज पर डॉलर चल रहा है। क्या? 85 रुपीज पर डॉलर चल रहा है। अभी हमारा रुपीज नियरली बता रहा हूं, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, क्लियर? 85 रुपीज पर डॉलर चल रहा है। अब ये क्या है? ये एक्सचेंज रेट ही है। वी कैन से एक्सचेंज करना, $1 के बदले हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। एक्सचेंज अदला बदली करते हैं, एक्सचेंज करना कि तू मुझे पेन दे दे, मैं तेरे को कॉपी दे दूंगा, क्लियर? तो अपन ऐसे ही करते हैं ना, एक्सचेंज रेट डिसाइड करना, जिससे क्या हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े, फॉरेन ट्रेड बढ़े और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े, दूसरी कंट्रियां इन्वेस्टमेंट करें। बट आपको बताऊंगा इसमें चैलेंजेस में कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है। देखो यही है एक्सचेंज रेट डिसाइड करना। इवन जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है वो एक्सचेंज रेट भी डिसाइड करेगी, जिससे फॉरेन ट्रेड का फैसिलिटेशन हो सके। अब इसमें कई सारी प्रोसेस होती है एक्सचेंज रेट डिसाइड करने की, जैसे फिक्स करेंसी। अब किसी कंट्री ने फिक्स कर लिया कि भाई हमको चेंज नहीं करना है, हमें मार्केट बेसिस पर अपनी करेंसी का डिप्रिशिएट नहीं करना, ना ही एप्रिशिएट करना। उन्होंने फिक्स कर ली अपनी करेंसी कि हम इतना, अपना जो करेंसी हमारी इतने डॉलर में जाएगी, समझे मेरी बात को? तो फिक्स करेंसी वो होता है सिस्टम। देन आफ्टर फ्लोटिंग करेंसी। फ्लोटिंग करेंसी का मतलब है कि मार्केट बेस पर, मार्केट में जो डिमांड होगी, जैसे मानिए हमारी कंट्री में डॉलर अभी वी कैन से लिक्विडिटी ज़्यादा है, डॉलर की लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा? डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी, समझे मेरी बात को? डॉलर की वैल्यू जाएगा। अब डॉलर की शॉर्टेज हो गई हमारी मार्केट में, तो डॉलर एप्रिशिएट हो जाएगा, डॉलर एप्रिशिएट हो जाएगा, इवन रुपी डिप्रिशिएट हो जाएगा, क्लियर? तो यही है फ्लोटिंग करेंसी। फ्लोटिंग करेंसी क्या है कि मार्केट बेसिस पर एक्सचेंज रेट निकालना, दैट इज कॉल्ड अ फ्लोटिंग करेंसी, क्लियर? फ्लोटिंग करेंसी रिजिम। और मैनेज का एक्सचेंज रिजिम देखो क्या होता है, कई सारी सेंट्रल बैंक होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूएसए में फेडरल बैंक है। तो ऐसे ही बैंकें क्या करती हैं, वो अपनी एक्सचेंज रेट खुद मैनेज करती हैं एज पर दी कंडीशन ऑफ द कंट्री इन टर्म ऑफ इकोनॉमिकल, क्लियर? इकोनॉमिकल टर्म के हिसाब से वो एक्सचेंज रेट डिसाइड करती हैं खुद। गवर्नर, जो भी आरबीआई गवर्नर होगा, वो डिसाइड करेगा कि कितना एक्सचेंज रेट रहेगा रुपी और डॉलर के बीच में, क्लियर? ये कहानी है। तो मैंने क्या बताया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कुछ नहीं है, एक ऑर्डर, कस्टम, रूल और पेमेंट को एनहांस करना, फैसिलिटेट करना। इवन हम इसको दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि जो एक्सचेंज रेट के रिजिम को मैनेज करना। जैसा मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, कौन कौन से? फ्लोटिंग करेंसी रिजिम, इवन मैनेज करेंसी रिजिम और फिक्स्ड करेंसी रिजिम, क्लियर? चलते अपन आगे। अब ये सब कुछ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। आपको सिंपल याद रखना है कि पेमेंट का एक्सचेंज करना, वी कैन से पेमेंट को प्रमोट करना, कि एक कंट्री या एक ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट दे दूसरी कंट्री को जब भी वो परेशानी में हो। सिंपल आपको इतना याद रखना है, क्लियर? अब हम समझेंगे, अब ये वर्ल्ड लीडर हुआ, बट इसके लिए बॉडी भी तो चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होना चाहिए जो कि पेमेंट को फैसिलिटेट करे, पेमेंट को प्रमोट करे, इवन प्रमोट क्या है, ट्रेड हो, जिससे एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के लिए कोई ना कोई बॉडी तो होना चाहिए ना, ऐसे ही हवा में तो होगा नहीं काम। तो इसके लिए कॉन्फ्रेंस हुई। क्या हुई? कॉन्फ्रेंस हुई कि हमारे वर्ल्ड में एक ना एक बॉडी ऐसी होना चाहिए, बैंक होना चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि ये सारी सब चीज़ें मैनेज करें। तो ऐसे ही ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई, कितनी कंट्रियों के बीच में? 44 कंट्रीज में डिस्कस करा। 44 कंट्री कौन सी? 42 अदर कंट्री एंड यूएसए एंड यूके। ये उस टाइम सुपर पावर थी। क्या थी? सुपर पावर थी, और इनका जलवा था उस टाइम। तो इसलिए ये हर चीज़ में इंटरनेशनल जितने भी इशू होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते थे। हालांकि यूएसए अभी भी थोड़ा इंटरफेयर करता है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अभी वो फॉलो करने लगा है, वो अलग कहानी है। बट यूके की तो अच्छी तरह से पत्ती वो होता है, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज में बोलते हैं
कि यूके का काम खत्म हो चुका है। क्लियर? तो क्या है कि ऐसे ही देखते हुए ये 44 कंट्री इंक्लूडिंग यूएसए एंड यूके, इन्होंने डिसाइड किया कि हम दो बैंक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्विन बैंक बनाएंगे। 1944 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप देख सकते हैं 1944 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहां पर हुई थी? यूएसए में, ब्रिटेन वुड और न्यू हैम्पशायर यूएसए में। कहां पर? न्यू हैम्पशायर यूएसए में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। इवन 44 कंट्री ने डिसाइड किया कि ट्विन बैंक बनेगी। अब ट्विन बैंक को काम भी डिफरेंट डिफरेंट दिया। ऐसा नहीं है कि ट्विन बैंक बना के हम एक ही काम दे दें सबको, नहीं। ट्विन बैंक बनाई कौन सी? वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब सभी को काम अलग अलग दिया कि भाई तेरा काम ये है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम कुछ और होगा, वर्ल्ड बैंक का काम कुछ और होगा। समझे मेरी बात को? तो दोनों बैंक को अलग अलग काम दे दिया कि वो वी कैन से कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए कि भाई ये तो हमारा काम है, तुम कैसे कर रहे हो, ये हमारा काम है, तुम कैसे कर रहे हो। तो अलग अलग काम दिया। अब वो अपन समझेंगे क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों के, वो अपन आगे समझेंगे। तो यही हुआ, दो बैंक बनी, ट्विन बैंक। अब देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देखो आईएमएफ, आपने अभी लेटेस्ट सुना होगा कि जब वार चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट, वार तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वार होता तो पाकिस्तान आज सफाया होती। क्लियर? वार नहीं था, वो कॉन्फ्लिक्ट था 4 डेज का। कितने दिन का? 4 डेज का वो एक कॉन्फ्लिक्ट था। नहीं तो पाकिस्तान अगर वार होता तो अभी पाकिस्तान वर्ल्ड के मैप से गायब होती और वो इंडिया का पार्ट होता, इंडिया फिर से उसका रीडेवलपमेंट करती। बट वो अभी कॉन्फ्लिक्ट था 4 डेज का, हमने दया कर दी थी, छोड़ दिया था। हालांकि कई सारी कंट्रियों की बुरे वक्त में पता चलता है, जैसे टर्की के बारे में पता चला, चाइना के बारे में पता चला, एक और कंट्री अजरबैजान के बारे में पता चला कि ये कंट्रियां कभी भी अपनी नहीं हो सकती, ये पीठ के पीछे खंजर गोपने वाली कंट्रियां हैं। क्लियर? तो वो अलग कहानी है, वो मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियो में सब कुछ बताया, आपको देख सकते हो। अब ये कहानी हो गई भाई। अब दो बैंक बनी, पहली बैंक बनी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इसको सेटअप कब करा गया? 1945 में। वी कैन से आर्टिकल बने थे 1944 में सेटअप हुई थी और 27 दिसंबर 1945 को इसके आर्टिकल बना है। अब आर्टिकल होते क्या है? देखो क्या होता है, आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं। इसका मतलब क्या होता है आर्टिकल का? आर्टिकल का मतलब है कि काम कैसे करेंगे, रूल रेगुलेशन तो होना चाहिए ना। आज आपके घर में आप रहते हो तो आपके घर में भी तो रूल रेगुलेशन होंगे ना, कि कोई एब्यूसिव वर्ड यूज़ नहीं करेगा, इवन बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देगा, अच्छी शिक्षा देगा। क्लियर? कई सारी चीज़ें अच्छी सिखाओगे आप बच्चों को, इवन घर में डिसिप्लिन मेंटेन करके चलोगे। क्लियर? ये सब रूल एंड रेगुलेशन अपने घर के होते हैं। इवन प्रॉपर ये खाना बनेगा, जिसके घर में नॉनवेज नहीं बनता है तो उसके घर में पूजा पाठ होगी, ये रूल एंड रेगुलेशन है। हर बच्चे को पूजा पाठ करना है, इवन हर नहाने के बाद पूजा पाठ, ऐसे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। ऐसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे आर्टिकल हैं और जो कि बताते हैं गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, बॉडी कैसे काम करेगी, ये आर्टिकल बताते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, 1944 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना और इसी के बाद 1945 में इसके आर्टिकल सेटअप करे गए कि भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड काम कैसे करेगा, ये तो होना चाहिए ना। तो इसके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। क्लियर? हर चीज के रूल एंड रेगुलेशन, दैट इज आर्टिकल सेटअप करेगा 1945 में। क्लियर? इसी के बाद इसमें क्या होता है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर, अब बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या होता है भाई? देखो बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या होते हैं कि देखो 191 कंट्रियाज अभी मेंबर है। कितनी? 191 कंट्री अभी आईएमएफ की मेंबर है। जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कितनी मेंबर है? 191 कंट्री। देखो कंफ्यूजिंग है ये, 190 कहीं पर मैंने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की खुद ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है, 191 लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे, दिख रहा है, गूगल मत सर्च करना, ठीक है। 191 कंट्रियां हैं अभी जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन होते हैं? देखो मेंबर कंट्री को ऐसा तो नहीं है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा उसके अंदर, क्योंकि उनकी भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेंबर ही क्यों बनेंगे। अगर तुम ही देता 44 कंट्रियों को बोलना है जिन्होंने ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, तो वही उनको करना, तो वो मेंबर कौन बनेगा इसके अंदर? उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो यही है, इसके अंदर दो गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं दो गवर्नर, एक होता है गवर्नर और दूसरा अल्टरनेटिव गवर्नर। कौन? एक होता है गवर्नर और एक होता है अल्टरनेटिव गवर्नर। कौन सा? एक गवर्नर, एक अल्टरनेटिव गवर्नर। और गवर्नर कौन होता है? गवर्नर अगर इंडिया बेसिस पर देखा जाए तो हमारे इंडिया का गवर्नर जो होगा बोर्ड ऑफ गवर्नर में, वो फाइनेंस मिनिस्टर होगा। कौन? स्टेट का नहीं, यूनियन का। यूनियन का फाइनेंस मिनिस्टर होगा कौन? गवर्नर।
और अल्टरनेटिव गवर्नर जो कि हमारी सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका गवर्नर होगा अल्टरनेटिव गवर्नर। समझ गए इतनी कहानी कि आईएमएफ के अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं जिसमें 2 गवर्नर अपॉइंट करे जाते हैं हर मेंबर कंट्री से। एक गवर्नर हमारे इंडिया बेसिस पर देखा जाए तो एक गवर्नर, एक अल्टरनेटिव गवर्नर। इंडिया बेसिस पर देखा जाए तो गवर्नर है फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे अभी निर्मला सीतारमन है, और जो अभी आरबीआई गवर्नर वो अल्टरनेटिव गवर्नर होगा जिसका संजय मल्होत्रा जी हैं। क्लियर, याद रखोगे, इतनी कहानी है। क्लियर। इसके बाद क्या होता है कि डे टू डे मैनेजमेंट, वी कैन से डेली के जो काम हो रहे हैं ये मैनेज कैसे होंगे। अब देखो इसके लिए क्या होता है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, एमडी होता है, और उसको चेयरमैन भी बोलते हैं। आईएमएफ के अंदर एक एमडी होता है और वो चेयरमैन भी कहलाता है। और अभी कौन है, क्रिस्टलिन जॉर्जिया। कौन है, क्रिस्टलिन जॉर्जिया। ध्यान रख देता हूं, क्रिस्टलिन जॉर्जिया। क्लियर, ये अभी चेयरमैन है आईएमएफ की। कौन है, चेयरमैन एमडी है। क्लियर, याद रखोगे। और इसी के साथ ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। बोर्ड ऑफ मेंबर होंगे, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होंगे। क्लियर, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हर कंट्री से, मेंबर कंट्री से, बट इसके अंदर लिमिट है। क्या लिमिट है, कई जगह 24 लिखा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कई जगह 25 लिखा है, बट मैं मानता हूं 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, 25। और ऐसा नहीं है कि 191 कंट्री आए तो हर मेंबर कंट्री से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, नहीं, इसके अंदर लिमिट भी डिसाइड करके रखी है कि 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे और जो कि 3-4 कंट्री को मैनेज करेंगे। जैसे हमारे इंडिया से कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है अभी। कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे इंडिया से अभी कौन है, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। क्लियर, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम ये अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंडिया से, बट इनको 4 कंट्री मैनेज करने का बोला है। क्या, 4 कंट्री को मैनेज करते हैं। बट क्वेश्चन आता है कि सर 4 कंट्रीज कौन सी। देखो 4 कंट्री पहले तो हमारी इंडिया ही है क्योंकि वही डोमिनेट करेगी, इंडिया। देन आफ्टर भूटान एंड श्रीलंका। क्लियर, इवन बांग्लादेश। ये 4 कंट्री का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिसको बोलते हैं हमारे इंडिया से कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। क्लियर, यही डे टू डे मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। हमारी कंट्री के जो भी डिमांड होती है उन सभी की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कहां पर, आईएमएफ के अंदर। समझे मेरी बात को, चलते बनाएंगे। तो यही कहानी है, 24 डायरेक्टर लिखा है बट एग्जैक्टली 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं और इनकी मीटिंग होती है जिसको हेड कौन करता है, चेयरमैन करता है, जिनका नाम है क्रिस्टलिन जॉर्जिया। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझते हैं फंक्शन क्या है, व्हाट आई मीन्स ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, फंक्शन क्या होंगे। देखो सबसे पहले आईएमएफ का काम क्या होता है, जैसे आपको मालूम होगा कि 1991 में क्या हुआ था, 1991 में हमने लोन लिया था। लोन लिया था कहां से, आईएमएफ से। हालांकि उस पर कई सारी कंडीशन भी लगी थी। क्लियर, कई सारी कंडीशन लगी थी कि मार्केट को ओपन करो। इवन इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर मैंने जो वीडियो बनाया है इकोनॉमिक्स का, एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया था इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में, वो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। क्लियर, आप देख लेना, इकोनॉमिक रिफॉर्म का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको नॉलेज हो जाएगी। क्लियर, अब मैं हमने लिया था लोन, कौन सी फैसिलिटी से, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। इस फैसिलिटी से हमने लोन लिया था, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से हमने लोन लिया था। और जो कि हमारी कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आ गई थी। क्या आ गई थी, बीओपी की प्रॉब्लम आ गई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम, क्राइसिस आ गया था जब हमने लोन लिया था, जिसी को हम बोलते हैं
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। समझे मेरी बात को, ये कहानी है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? करंट अकाउंट डिफिसिट एंड कैपिटल अकाउंट डिफिसिट। जब दोनों डिफिसिट टू साथ होता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। जब अपन एक्सटर्नल बोरिंग पढ़ेंगे तब मैं आपको क्लियर करूंगा। क्लियर, देखते हैं। देखो क्या हुआ कि 1991 में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से हमने लोन लिया था। तो सबसे पहला क्या वर्क होगा इसका फंक्शन? सबसे पहला वर्क होगा कि जो भी मेंबर कंट्री है अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से जूझ रही है तो उसको लोन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? लोन दिया जाएगा। समझे? जैसे पाकिस्तान को भी दिया है क्योंकि वो जूझ रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से। कई सारे लोग वहाँ पर भूखे हैं, क्लियर, खाने को नहीं है। तो IMF ने बोला कि दया कर दो, दे दो। इवन इंडिया ने मना भी किया था। मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था इसके लिए कि कितना फंड मिला है, क्या मिला है, कैसे मिलता है। वो शॉर्ट वीडियो भी देखना, आपको मिल जाएगा शॉर्ट वीडियो। क्लियर, तो क्या है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, पहला वर्क क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को मैनेज करना। किसी भी मेंबर कंट्री में होता है तो उसको लोन देना कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बाहर निकल सके। क्लियर, देन आफ्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, क्या है? इसको प्रमोट करना। इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन कैसे होगा भाई? देखो क्या होता है कि कई सारी कंट्रियां कोऑपरेट करती हैं। जैसे हमारी कंट्री में भी मालदीव्स के जब प्रेसिडेंट आए थे मोहम्मद मिजू, तो हमने उनको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था। लाइन ऑफ क्रेडिट क्यों दिया था? क्योंकि वो रिसेशन से जूझने वाली थी कंट्री, इसलिए हमने उसकी मदद करी थी। तो ये फाइनेंशियल कॉपरेशन होगा, मॉनेटरी कॉपरेशन कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा। तो इसका एक और भी काम है, जब वो लोन देगी तो उसका काम ही यही है कि भाई वो मदद कर रही है, मॉनेटरी कॉपरेशन कर रही है, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट से निकालने की कोशिश कर रही है। समझे मेरी बात को? तो दूसरा बार क्या होगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन करना। क्लियर, देन आफ्टर एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी मेंटेन करना। ऐसा नहीं हो कि भाई रुपए चले जाए 1000 पर डॉलर, क्या हो जाए 1000 पर डॉलर चले जाए रुपए हमारा, तो क्या होगा भाई? इससे इन्फ्लेशन हाइयर हो जाएगा और हमारी करेंसी पर लोगों को विश्वास उठ जाएगा। इवन जो लोग करेंसी पर विश्वास नहीं करेंगे दूसरी करेंसी पर विश्वास करने लगेंगे। इवन गोल्ड पर विश्वास हो जाएगा, पर हमारी करेंसी पर विश्वास जाएगा लोगों को। तो हमें इन्फ्लेशन मेंटेन करने के लिए एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो क्या होता है, जब किसी कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, उसकी एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, कोर इन्फ्लेशन हो जाता है, डबल इन्फ्लेशन हो जाता है, तो यही आती है IMF मदद करने के लिए कि तुम मेरे मेंबर कंट्री हो, मैं तुम्हारे यहाँ पर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी मेंटेन करके चलूंगा। क्लियर, चलते अपना गया। Then after assess the establishment of multilateral system of payment and elimination of foreign exchange restriction। देखो क्या है, दूसरा वर्ग क्या है, मैंने आपको बताया मैनेज्ड करेंसी रिज्म के बारे में। क्या है, एक फिक्स्ड करेंसी रिज्म के बारे में बताया था, मैनेज करेंसी रिज्म के बारे में बताया था। अब जैसे कंट्री में कोई फिक्स्ड करेंसी रिज्म का यूज कर रही है, फिक्स करेंसी मतलब उन्होंने अपनी एक्सचेंज रेट जो उसकी करेंसी है उसने डिसाइड कर ली कि मेरी तो इतनी रहेगी, मुझे मार्केट से मतलब नहीं है, मेरी तो इतनी एक्सचेंज रेट रहेगी। क्लियर, देन आफ्टर किसी ने मैनेज कर रहा है, खुद ही मैनेज कर रहा है, सेंट्रल बैंक की खुद ही मैनेज कर रही है। क्लियर, तो वो भी एक तरीके से ड्रॉबैक है कंट्री के लिए, क्योंकि इससे क्या फॉरेन ट्रेड में डिफिकल्टी होगी। अगर वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रही है, व्हाट आई मीन्स कि वो फॉरेन ट्रेड करना नहीं चाहती किसी कंट्री के साथ, वो इंडिविजुअल रहना चाहती है, आइसोलेट कर रहना चाहती है, तो वो एक्सचेंज रेट डिसाइड कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, बट उसको फॉरेन ट्रेड करना है, दूसरी कंट्री से रिलेशन बनाना है, इवन एक्सचेंज करना है, देयर ओपिनियन, देयर एडवाइस, पीपल टू पीपल टाइज, इवन एक्सचेंज ऑफ द ट्रेड बिटवीन बोथ कंट्री, तो उसको अपनी मार्केट बेसिस पर अपनी एक्सचेंज रेट को डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसी को प्रमोट करने के लिए तीसरा चौथा वर्क है कि ये एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके चलती है। इवन सभी कंट्री को असिस्ट करती है कि आप फ्लोटिंग करेंसी का यूज़ करो, ये फिक्स्ड करेंसी का जो आप रिजर्व यूज़ कर रहे हो ये गलत है। क्लियर, दूसरा वर्क हो गया। देन आफ्टर असिस्ट मेंबर कंट्री बाय टेम्पररी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिसोर्स टू करेक्ट माल एडमिनिस्ट्रेशन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। BOP मैंने पहले बता दिया। अब देखो IMF जब बना था तो इसके अंदर इक्वालिटी नहीं थी, अभी भी नहीं है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी किस बेसिस पर? सर इक्वालिटी आप किस बेसिस पर बोल रहे हो? इक्वालिटी इस बेसिस पर बोल रहा हूं कि वोटिंग शेयर पर इक्वालिटी नहीं थी। क्या था, जो IMF को करेंसी या मनी मिलती है, फंड मिलता है, वो सिर्फ मेंबर कंट्री देती है। अगर आपको मेंबर कंट्री बनना है IMF का,
तो आपको ही कुछ ना कुछ देना पड़ेगा जो कि डिसाइडेड होगा। इवन उसी से आपका रिप्रेजेंटेशन, वोटिंग पावर आपकी डिसाइड होगी। अगर आप ज़्यादा दोगे, मतलब पैसा, मनी और फंड ज़्यादा दोगे, तो आपको ज़्यादा शेयर मिलेगा। क्लियर, वोटिंग शेयर। इवन कम दोगे तो कम रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, वहां पर कम वोटिंग शेयर मिलेगा। तो यही देखते हुए ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में यह भी डिसाइड हुआ था कि आईएमएफ के अंदर जो ज़्यादा देगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। क्या होगा ये, हालांकि चैलेंज भी है, मैं बताऊंगा आगे चैलेंज, कि जो ज़्यादा देगा आईएमएफ को उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इवन वोटिंग शेयर ज़्यादा होगा। तो इंडिया ने बोला ठीक है भाई, हम भी अब कम नहीं है, हम भी महान हैं, हमारे पास भी बहुत फंड है, हम पे भी अमीरों में गिनती आती है हमारी कंट्री की, तो हम भी बन ले। और कोटा क्या होता है जो देते हैं, इसमें क्या होता है 25% कोटा आपको पेड करना पड़ेगा कैश के अंदर। क्या करना पड़ेगा, 25% कोटा आपको देना पड़ेगा। जितना फंड आप कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो उसका 25% तो आपको कैश में देना पड़ेगा। समझे मेरी बात को। और ये आईएमएफ को ही देना पड़ता है 25%। और जो रिमेनिंग 75% है वो आप किसी भी फॉर्म में, जो कंट्री की बैंक होगी सेंट्रल बैंक, 75% जो कंट्री की बैंक होगी सेंट्रल बैंक, वहां आपको रिजर्व करना पड़ेगा। क्लियर, वहां रिजर्व करना पड़ेगा। इवन सेंट्रल बैंक उसको मैनेज करेगी। इवन अगर उसका पैसा विड्रॉल भी नहीं कर सकते, वो मनी आप विड्रॉल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा आईएमएफ से पहले उसको विड्रॉल करने से। और जो 75% रिमेनिंग है वो आप किसी भी फॉर्म में रख सकते हो, सिक्योरिटी के फॉर्म में रख सकते हो, गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हो, कैश के फॉर्म में रख सकते हो, आपको फुल ऑथोरिटी है। बट वो जो फंड रखा जाएगा 75% रिमेनिंग, कहां पर, सेंट्रल बैंक में, वो आप विड्रॉल नहीं कर सकते जब तक आपको आईएमएफ ऑथराइज नहीं करती है। ऑथराइजेशन कहां से लेना पड़ेगा, आईएमएफ से लेना पड़ेगा, क्योंकि वो मनी और वो फंड किसका है, आईएमएफ का है। आईएमएफ ने सिक्योरिटी बेसिस पर कंट्री में रख दिया है। अगर कोई कंट्री मतलब बहुत ही ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट से जूझ रही है तो उसको मदद करने के लिए बोल देगा आईएमएफ कि हाँ भाई निकाल ले तू, कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी के लिए। मतलब ये इसलिए रखी जाती है सिक्योरिटी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर जैसे मानिए कोई कंट्री डूबी रही है, बिल्कुल खत्म हो रही है, तो उस कंट्री पर कम से कम कुछ ना कुछ सिक्योर तो होना चाहिए। तो 75% कोटा उसके पास रहेगा। और यही कोटा डिसाइड करेगा वोटिंग शेयर, कि आपको कितना शेयरिंग बोलने की ताकत है आईएमएफ के अंदर। अगर आप ज़्यादा पैसा, ज़्यादा मनी दोगे आईएमएफ को, तो आपको उतनी ही पावर मिलेगी बोलने की। समझे मेरी बात को। तो ऐसे ही इंडिया अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में 8th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। क्या है, 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग कंट्री। सबसे मतलब वर्ल्ड में जितनी भी आईएमएफ की 191 कंट्री मेंबर है ना, उसमें से 8th नंबर पे हमारी कंट्री, 8th नंबर पे सबसे ज़्यादा कोटा दिया है और कोटा होल्डिंग है। और इसका अगर शेयर देखा जाए तो 2.75%, मतलब जितना भी फंड है इसका उसमें से 2.75% तो हमारी इंडिया ने दिया है। तो दैट्स अ वैल्यू ऑफ इंडिया। समझे, इंडिया को कम मत समझो। इंडिया पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए मैनेज नहीं कर पा रही है, नहीं तो इंडिया पर कोई कमी नहीं है पैसे की, मनी की, इवन फंड की। क्लियर, हम दूसरों को देते हैं। मालदीव्स को दिया, क्या दिया हमने, लाइन ऑफ क्रेडिट कई बार, कि भाई तू देख ले अपना। क्लियर, तो यही कहानी है। देन आफ्टर इसके चैलेंजेस क्या है, देखो सबसे बड़ा चैलेंजेस तो यही है कि इक्वालिटी नहीं है। क्या नहीं है, इक्वालिटी नहीं है इन लोगों के बीच में। ये कोटा बेसिस पर तुम जितना दोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी वोटिंग शेयर होगा, इतना ज़्यादा तुमको कोटा मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, बोलने की ताकत मिलेगी। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस तो यही है कि इक्वालिटी नहीं है। जो गरीब कंट्री हैं, ग्लोबल साउथ है, मिडिल इनकम कंट्री हैं, पुअर कंट्री हैं, तो वो बेचारी तो ना दे पा रही हैं कुछ, ना कुछ बोल पा रही हैं, ना उनको फंड प्रॉपर मिल पा रहा है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंट्रियाँ, डेवलप कंट्रियाँ हैं, वो उनको फंड नहीं देती और बोल देती है कि क्रेडिट वर्दी कंट्री नहीं है। मतलब ये वापस नहीं कर पाएगी पैसा, क्रेडिट वर्दी कंट्री नहीं है। क्रेडिट वर्दी कंट्री मतलब कि विश्वसनीय नहीं है, ना ये वापस कर पाएगी, ये खा जाएगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, साउथ सूडान। साउथ सूडान में कंट्री में कौन है, पायरेट्स रहते हैं, पूरे पूरे कौन रहते हैं, पायरेट। साउथ सूडान तो नहीं, सोमालिया कंट्री है, सॉरी साउथ सूडान तो नहीं, सोमालिया कंट्री। साउथ सूडान वाले सुन रहे हो तो बुरा मत मानना, मुंह से निकल गया, आप भी अफ्रीकन कंट्री हो। सोमालिया कंट्री जो है वहाँ पूरे पायरेट्स रहते हैं, अफ्रीकन कंट्री है। अब इन लोगों को, इस कंट्री को फंड दे दिया आईएमएफ ने, तो कहाँ से चुका पाएगी भाई, कहाँ से पे कर पाएगी, रीपे कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी। तो वो क्रेडिट वर्दी नहीं है कंट्री। क्लियर, देखते हैं पहला चैलेंज देखते हैं।
डेप्ट वनरेबिलिटी एंड फाइनेंसिंग नीड। देखो जैसे कई सारी कंट्रियां हैं जो पुअर है बट उनको फंड नहीं दिया जा रहा है। इवन सोमालिया कंट्री में कई सारे पुअर रहते हैं, इवन उनकी मदद करना चाहिए, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट करना चाहिए। वो पायरेट्स हैं तो उनका क्या करें, वो अगर उनको पैसा होगा, उन पर मनी होगी, तो वो क्यों ऐसा काम करेंगे? पायरेट्स वाला काम उन पर नहीं है, तभी तो वो पायरेट्स का काम कर रहे हैं, तभी तो वो समुद्र के लुटेरे हैं। अब अगर वो समुद्र के लुटेरे, उनको हटाने के लिए उनको फंड देना पड़ेगा, उनका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो दैट इज अ मेन रीजन। क्लियर? तो पहला क्या है? डेप्ट वनरेबिलिटी। क्या है? डेप्ट की वनरेबिलिटी, कर्जा मतलब दे नहीं रहे पैसा, फाइनेंशियल नीड पूरी हो नहीं पा रही है कई सारी कंट्रियों की। इवन डेवलप कंट्री अपना डोमिनेंस बना के रखी है क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, उनका बोलचाल ज़्यादा है, वोटिंग शेयर ज़्यादा है, कोटा ज़्यादा है, तो वही है। दूसरा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज। देखो मैंने क्लाइमेट चेंज का इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया था, इवन मैंने उसमें कई सारी रिपोर्ट भी बताई थी कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। जिस कंट्री में पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया वही रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? अब फेस कौन कर रहा है? कंज्यूगेंस कौन फेस कर रहा है? फेस कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रियां और पुअर डेवलपिंग कंट्रियां और लेस डेवलपिंग कंट्रियां और ग्लोबल साउथ भी बोल सकते हैं। और अब इनको डेवलप कंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मना कर रही हैं। और आईएमएफ को सोचना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज पर ही फोकस करो, इवन क्लाइमेट चेंज के लिए भी फंड अलोकेट करो, लोगों को क्लाइमेट चेंज से बच सके। इवन कई सारी बीमारियां हो रही है, हेल्थ इशू हो रहे हैं, तो उससे भी ये सबसे बड़ा चैलेंज है। देन आफ्टर डिजिटलाइजेशन, देखो डिजिटलाइजेशन का वर्ल्ड है, एआई का वर्ल्ड है। अब आप सोचो कि 1945 के जो आर्टिकल है वो अभी चलें तो कैसे होगा? 1945 में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी आ गई है नई, एआई आ गया है, एआई वर्ल्ड है। हमारी इंडिया बड़ा अच्छा कर रही है एआई में, और इवन इंडिया का नाम भी चलता है एआई में, बड़ा अच्छा कर रही है। अब तुम वो लेके चलोगे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, वही रूल एंड रेगुलेशन लेके चलोगे तो कैसे चलेगा काम? तो ये भी चैलेंज है। क्लियर? देन आफ्टर जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, देखो आप जानते हो कि कई सारे वी कैन से इकोनॉमिकल, वी कैन से जोग्राफिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। क्लियर? जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, कई कंट्री में सिविल वार चल रहा है। अब ये क्यों चल रहा है? इनको भी तो रिजॉल्व करो आप, इन लोगों को फंड दो। देखो जो भी लड़ाइयाँ होती हैं ये सब किस लिए होती है? फंड के लिए होती है। जो भी वर्ल्ड में लड़ाई चल रही है, ये आप किसी भी घर में चले जाओ या किसी भी कंट्री में चले जाओ, आप देखोगे तो सबका टेंशन हाइपर टेंशन है। हाइपर टेंशन किस चीज़ का है? सिर्फ ओनली इसका, फंड का है। फंड जिसके पास है वो खुश है, जिसके पास नहीं है वो दुखी है। घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं या फिर वर्ल्ड में लड़ाइयाँ हो रही हैं, सिविल वार हो रहे हैं, या फिर डिग्निटी मेंटेन करके चलना कि हमारी डिग्निटी खराब हो रही है, दैट्स वाई वी आर फाइटिंग विथ ईच अदर। क्लियर? तो आईएमएफ को इस पर ही फोकस करना चाहिए कि जो भी जियो में वर्ल्ड में हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, सिविल वार हो रहा है, जो भी वार चल रहे हैं, इन सभी को भी मैनेज करना चाहिए। ये भी दूसरा चैलेंज है। देन आफ्टर गवर्नेंस एंड लेजिटिमेसी, देखो क्या है कि अब इसमें चेंजेस होना चाहिए आईएमएफ के अंदर। क्या है? आईएमएफ के अंदर भी रिफॉर्म होना चाहिए। क्या रिफॉर्म होना चाहिए? कि भाई तुम सबसे पहले इक्वलिटी मेंटेन करो इसके अंदर। क्या है? जो लेस डेवलपिंग कंट्री हैं, जो पुअर कंट्री हैं, मिडिल इनकम कंट्री हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही आईएमएफ में, उनको फंड ही नहीं मिल रहा। और जो डेवलप कंट्री हैं उनकी ज़्यादा चल रही है। तो गवर्नेंस इसका चेंज करें, इनके रूल एंड रेगुलेशन चेंज करें, लेजिटिमेसी को बढ़ाएं, विश्वसनीय बढ़ाएं। इसके अंदर लोगों को विश्वास नहीं है आईएमएफ के ऊपर। क्लियर? विश्वास छूटते जा रहा है। इवन कई सारी कंट्री जुड़ तो रही हैं, आप देखिए उसमें कितनी कंट्रियां, अपने वर्ल्ड में कितनी कंट्रियां और कितनी कम कंट्रियां जुड़ी हुई हैं। तो हमें और भी इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। क्लियर? देन आफ्टर एडेप्टिंग टू न्यू रियलिटी, अब नए रियलिटी के हिसाब से आपको जीना पड़ेगा। आईएमएफ के वर्क एंड आर्टिकल चेंजेस होना चाहिए, उसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी बेसिस आ रहा है उसके हिसाब से चेंज होना चाहिए सब कुछ। क्लियर? ये कहानी है। इवन मैं आपको बताना भूल गया कि 1969 में इसमें एक आर्टिफिशियल करेंसी बनी थी। आर्टिफिशियल करेंसी, आर्टिफिशियल करेंसी क्या? देखो एसडीआर, कौन सा? एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या करेंसी है? नहीं, ये करेंसी नहीं है, इट इज नॉट अ करेंसी। अधिकतर लोगों को यही कंफ्यूजन है कि एसडीआर करेंसी है क्या? नहीं। 1969 में क्या करा आईएमएफ ने? एक एसडीआर बनाया। एसडीआर क्या होगा? जो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी हैं उनका बास्केट देख के वी कैन से वैल्यू निकाली जाएगी।
और वही एसडीआर होगा। अब वो कौन कौन सी करेंसी है, तो इन्होंने 5 करेंसी चूज करी है। इवन चाइनीज की जो करेंसी है वो पहले नहीं थी, 2006 या 16 में ऐड हुई है। क्लियर, 16 में, आई थिंक 16 में ऐड हुई है, 2016 में। पहली है यूएसए डॉलर, क्लियर, यूएसए डॉलर। दूसरी है यूरोपियन यूनियन की करेंसी, क्लियर। और अभी मैंने बताया था कौन सी कंट्री ने ज्वाइन कर लिया है यूरो को, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैंने अभी आपको एमसीक्यू वीडियो में पढ़ाया था कि कौन सी कंट्री ने अभी यूरो करेंसी को ज्वाइन कर लिया। और 1 अगस्त 2025 से इस कंट्री में यूरो का यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, 1 जनवरी 2026 से इस कंट्री में यूरो करेंसी का यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। बताओ मेरे को जल्दी, क्लियर, यूरो। देन आफ्टर पाउंड स्टर्लिंग, कहां की है, ब्रिटेन की। फोर्थ है चाइना की रेन मिनबी, क्लियर। देन आफ्टर फिफ्थ है जापान की येन करेंसी। इन पांचों करेंसी का बास्केट निकाल के वैल्यू निकाल के यही होती है स्पेशल ड्रॉइंग राइट। क्या होता है, एसडीआर होता है। याद रखोगे, चैलेंजेस, एसडीआर, कोटा, इवन फंक्शन, आईएमएफ कब सेटअप हुई, क्लियर हो गया आपका। अब एक भी क्वेश्चन इवन मिस नहीं होना है आईएमएफ के बारे में, ये मेरी गारंटी है। चलते अपन आगे, अब पढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक। देखो वर्ल्ड बैंक, मैंने जैसे बताया था कि ट्विन बैंक बनी थी ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में। पहली थी आईएमएफ और दूसरी थी वर्ल्ड बैंक। बट क्या हुआ कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, दो बैंक बनाने की जरूरत थी, एक ही बैंक बना देते। देखो दो बैंक बनाने की कारण ये था कि इनको वर्क डिफरेंट दिए हैं। देखो एक का काम होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड को एनहांस करना, जो कि आईएमएफ का काम है, इवन एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। अब वर्ल्ड बैंक को काम क्या दिया, वर्ल्ड बैंक को काम दिया कि ह्यूमन डेवलपमेंट का काम दिया। क्या दिया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से जो कंट्रियां फेस कर रही पॉवर्टी को, इवन कई सारी पुअर कंट्रियां, इन लोगों की मदद करना इन टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, सैनिटेशन, हर चीज़ों में मदद करना। बट इसमें क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक में भी कई सारे 5 इंस्टीट्यूट एसोसिएट हैं, क्लियर, एसोसिएशन है, 5 एसोसिएशन इसके अंदर वर्ल्ड बैंक के अंदर। अब वो मैं आपको, उनके डिफरेंट वर्क है, अब वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या वर्क है, सिंगल से पढ़ेंगे अपन। चलते हैं, देखो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक में क्या है कि 5 एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन है। कितने, 5 एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन है। और वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेसिडेंट और जो कि चेयरमैन कौन है, अजय बग्गा जी, क्लियर, अजय बग्गा जी, क्लियर। अजय बग्गा जी अभी प्रेसिडेंट और चेयरमैन है इसके। और इसे मेंबर कितने हैं, 189 कंट्रीज इसकी मेंबर है। अगर किसी कंट्री को वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो वो कैसे बनेगी, देखो उसके लिए उसको पहले आईएमएफ का मेंबर बनना पड़ेगा। क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पहले मेंबर बनना पड़ेगा, तभी वो वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनेगी। क्लियर, याद रखना। ये भी क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक का कोई भी मेंबर डायरेक्ट नहीं बन सकता, पहले उसको आईएमएफ का मेंबर बनना पड़ेगा, तभी वो वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन सकती है। ये भी याद रखना। तभी 189 कंट्रीज में कम कंट्रियां हैं और आईएमएफ में ज़्यादा कंट्रियां, 191 कंट्री। और कुछ में से 2 कंट्री वो ज्वाइन नहीं करा उन्होंने वर्ल्ड बैंक ज्वाइन कर लेगा, क्लियर हो जाएगा तो फिर देखते हैं। क्या, 189 कंट्री। अब देखो सबसे पहली बैंक बनी थी IBRD, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसका नाम है IBRD का, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और ये 1945 में सेटअप करी गई थी। और इसका मेन मोटिव क्या था,
इसका मेन मोटिव था कि वर्ल्ड वार सेकंड होने के बाद कई सारी कंट्रियां पुअर हो गई, इवन उनके डेवलपमेंट के लिए फंड देना। तो IBRD काम क्या था, फिर इसके बाद वर्ल्ड वार सेकंड की जो कंट्रियां फेस कर रही थी, इसके बाद और इसकी डाइवर्सिफिकेशन कर दिया और इसके अंदर मिडिल इनकम कंट्री और पुअर कंट्री को भी जोड़ दिया कि उनकी मदद करना। क्लियर। और कौन कौन से एरिया में मदद करी जाएगी, देखो जैसे एग्रीकल्चर, इरिगेशन, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर, डेयरी सेक्टर, डेयरी डेवलपमेंट। क्लियर। ये कहानी है। अगर देखा जाए तो इंडिया की भी वोटिंग शेयर इसमें अच्छी है। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन वर्ल्ड बैंक, और अगर देखा जाए तो इंडिया 7th पोजीशन में है और इसकी वोटिंग पावर है 2.91%। देखिए वर्ल्ड बैंक में भी हमारा दबदबा है। क्लियर। इंडिया का दबदबा है और 189 कंट्री में हम 7th कंट्री हैं जो वर्ल्ड बैंक में दबदबा बनाए रखे हैं। क्लियर। ये कहानी है। तो पहली कौन सी है, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका काम क्या है, जो कि 1945 में सेटअप करी गई थी, जिसका काम क्या है कि जो भी वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो भी कंट्रियां प्रॉब्लम, पुअर कंट्रियां हैं फेस कर रही है, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद कई सारी कंट्रियां वार से प्रॉब्लम में आ गई, तो उनकी मदद करना। फिर इसको डाइवर्सिफाई कर दिया और इसका काम दे दिया मिडिल इनकम कंट्री और जो हमारी लो इनकम कंट्री हैं, जो भी डेवलपिंग कंट्रियां, इनकी मदद करना इन टर्म ऑफ एरिया ऑफ इरिगेशन, एग्रीकल्चर, डेयरी सेक्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों पर फोकस करना, इवन सैनिटेशन ऑल्सो। तो ये IBRD फर्स्ट इंस्टीट्यूट मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। सेकंड आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। कौन सा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी 1960 में सेटअप हुई थी। कब हुई थी, 1960 में सेटअप हुई थी और ये वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट विंडो है। सॉफ्ट विंडो क्यों भाई, सॉफ्ट क्यों, व्हाट आई मीन सॉफ्ट का मतलब जो भी पर्सन सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट नेचर का, वो पर्सन से अपन इजीली डील कर लेते हैं उसको। इवन कई सारे आजकल वर्ल्ड में, आजकल हमारे हिंदुस्तान में सॉफ्ट होना सबसे बड़ी गुनाह है, क्योंकि अगर सॉफ्ट हो गए तो कोई भी आपको वीकेंड से गलत यूज़ कर सकता है आपका। तो हमेशा थोड़े मीडियम में रहो, इतने भी सॉफ्ट मत बनो कि आपका कोई भी मिसयूज़ कर ले। बट ये IDA है जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ये सॉफ्ट है। सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि लोन बहुत जल्दी मिल जाता है इनके मेंबर कंट्रियों को, इवन कई बार तो इनको फ्री इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। कितना, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, इवन बहुत मिनिमम इंटरेस्ट लिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज दिया जाता है कि भैया हमारा जो खर्चा हो रहा है, जो भी हम मैनेज कर रहे हैं, जैसे हमारा ऑफिस खोलते हैं अपन कि लाइट का बिल है, जो हमारा ऑफिस किराया दे रहे हैं, तो ये तो हम कम से कम लेंगे ना आपसे। तो इसलिए क्या है कि ये इंटरेस्ट फ्री भी देती है कई बार, या बस थोड़ा सा मिनिमम अमाउंट लेगी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। क्या है, देखो ये क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मेंबर कंट्री की मदद करती है। क्लियर। इकोनॉमिक सर्विस की मदद करती है। जैसे क्या है कि किसी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ों के लिए मदद करती है IDA। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, IT सेक्टर का डेवलपमेंट करना है हमको हमारी कंट्री में, तो आप कहाँ से ले सकते हो लोन, IDA से, जो कि 1960 में सेटअप करी गई थी। और ये सॉफ्ट विंडो है, इसका सॉफ्ट नेचर है, जो कि हमारे हिंदुस्तान में हर पर्सन को नहीं रखना चाहिए सॉफ्ट नेचर, आपका मिसयूज बहुत जल्दी होगा। क्लियर। IDA समझा। देन आफ्टर IFC, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये कब, 1956 में सेटअप करी गई। अब इसको सेटअप को करा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को। देखो क्या है कि अब इतनी दया तो कर रही है वर्ल्ड बैंक तो कुछ ना कुछ तो कमाएगी ना किसी से, तो उसे कमाना भी है पैसा, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को, इवन जो दे रही है, जो लोगों से पैसा ले रही है, मनी ले रही है, उनको भी मैनेज तो करना पड़ेगा। तो इसी को क्या किया इन्होंने, एक और बॉडी खोल दी 1956 में, जिसको बोला IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। अब ये करेगी क्या, ये क्या करेगी, जो मेंबर कंट्री के अंदर प्राइवेट कंपनियां होंगी, जो भी प्राइवेट कॉरपोरेशन है, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको लोन देगी। बट किस रेट पर, एक कमर्शियल रेट पर देगी, बट वो भी कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, जैसे मिनिमम 1.55%
या फिर 1%, मतलब वो भी कमर्शियल होगा एनुअली, 1.55% एनुअली, नॉट मंथली। मंथली तो हाइयर हो जाएगा, क्लियर। कमर्शियल लेगा 1.55%, इनको कमर्शियल बेसिस पर लोन दिया जाएगा प्राइवेट कंपनी को। प्राइवेट कंपनी किसकी? जो मेंबर कंट्रियां होंगी उनकी प्राइवेट कंपनियों को। इवन इसी के साथ उनको असिस्ट भी किया जाएगा, उनको एडवाइस भी दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि तुम पब्लिक प्राइवेट का पार्टनरशिप कैसे कर सकते हो, इवन कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर कैसे बना सकते हो किसी कंपनी के साथ, ये भी एडवाइस दी जाएगी इसके अंदर। आईएफसी के अंदर आप सब चीज़ ले सकते हो, आप बस कमर्शियल जो इंटरेस्ट रेट है वो दे जाओ मेरे को, और आप कुछ भी ले लो, असिस्ट ले लो, असिस्टेंस ले लो, हमसे एडवाइस ले लो, हमसे लोन ले लो एट कमर्शियल रेट। तो प्राइवेट कंपनियों के लिए है जो मेंबर कंट्री की प्राइवेट कंपनियां, ऐसे नहीं कोई भी उठ के आ गई और ले लिया, ऐसा नहीं होगा, क्लियर। समझे मेरी बात को? तो आईएफसी भी समझ में आ गया। देन आफ्टर MIGA, इसका फुल फॉर्म है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये कब सेटअप हुई? ये 1988 में सेटअप हुई। अब देखो इसका मैं आपको सब एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देता हूं। पहले तो क्या है, देखो IMF और वर्ल्ड बैंक क्यों बनी थी, इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या बताया मैंने? दो ऑब्जेक्टिव थे, जैसे फाइनेंशियल कॉपरेशन को बढ़ाना, इवन फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज करना। अब MIGA जो है, मेगा आज शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, ऐसे MIGA बोलते हैं, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। गारंटी वर्ड से याद रखना, क्लियर। गारंटी अगर लिखा है तो गारंटी कौन देगा? गारंटी आजकल मिलती है किसी की? नहीं मिलती, आपको वारंटी मिलती है। आप कहीं भी चले आओ हिंदुस्तान में या फिर वर्ल्ड में कहीं भी चले आओ, आपको कोई भी गारंटी नहीं देगा, क्योंकि इंसान की गारंटी नहीं रही। अब इंसान ही 2 मिनट में चले जाते हैं। तो MIGA तो गारंटी दे रही है। गारंटी किस चीज़ की देगी? देखो इसका पहला काम है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनहांस करना, क्लियर, वर्ल्ड में। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? दूसरी कंट्री का कोई प्राइवेट कंपनी जब दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है तो दैट इज कॉल्ड अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बट क्या होता है कि मानिए, अब कैसे विश्वास कर लूँ कि भाई मैं इन्वेस्ट कर लूँ? जैसे मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं और मैं चाहता हूँ कि अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर दूँ, मैं अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा कॉलेज खोल दूँ, बट मेरे को गारंटी कौन देगा? गारंटी कौन देगा? अगर अफगानिस्तान वर्ल्ड बैंक का मेंबर होगा तो मैं वर्ल्ड बैंक से बोल सकूंगा कि भाई मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पर 100 करोड़ रुपीज़, ऐसा ना हो ये तालिबान मेरा पूरा कॉलेज उड़ा दे, फिर कौन गारंटी लेगा? तो MIGA गारंटी देती है। क्या देती है? MIGA गारंटी देती है, जो कि 1988 में सेटअप करी गई कि आप इन्वेस्टमेंट करो। मैं अफगानिस्तान, ऐसा मैं सोचा कि अफगानिस्तान में जा ही रहा हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, कोई अफगानिस्तानी गारंटी ले रही है, उसे पता है कि तालिबान उसको ख़त्म ही कर देंगे, क्लियर। तो क्या है कि अगर कोई 2 कंट्रियाँ मेंबर होंगी वर्ल्ड बैंक की और उस कंट्री का कोई प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है उसी की मेंबर कंट्री वर्ल्ड बैंक की में, तो वो वर्ल्ड बैंक से गारंटी ले सकता है कि भाई में कोई भी प्रॉब्लम ना आए बाद में। अगर सिविल वार हो गया, इवन पॉलिटिकल चेंजेस हो गए, इवन पार्टी चेंज हो गई, दूसरी गवर्नमेंट आ गई, तो मेरी कंपनी का डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। ये गारंटी कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगी, क्लियर। तो MIGA काम क्या है कि गारंटी देना कि आपका जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसका बराबर आपको प्रॉफिट मिलेगा, आप कमाइए। अब लॉस मतलब ऐसा नहीं कि लॉस हो जाए वो आपकी गलती है, पर सिविल वार पॉलिटिकल रिस्क से नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल रिस्क से नहीं होना चाहिए, इवन पार्टी चेंज हो गई उससे भी नहीं होना चाहिए। ये MIGA काम है, समझे मेरी बात को? चलते बढ़ाएंगे। देन आफ्टर ICSID। ICSID क्या है भाई? ICSID है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये 1966 में सेटअप करी गई थी। कब? 1966 में ICSID को सेट करा, क्लियर, सेटअप करा। अब सिड को सेट कर दिया। अब ये काम क्या होगा? जैसे मानिए किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ गई,
दूसरी कंट्री में गया और कोई प्रॉब्लम आ गई उसके यहाँ पर, उसको लॉस हो गया इवन सिविल वार से, पॉलिटिकल पार्टी चेंजेस से, तो वो डिस्प्यूट में जा सकता है, इवन डिस्प्यूट क्लेम कर सकता है इसके अंदर। यहाँ पर इसकी सुनवाई होगी, इवन हियरिंग होगी और उनको मानना ही पड़ेगा, बाउंडेशन में होगी। अगर दोनों कंट्रियां मेंबर होंगी और ये सिग्नेटरी होगी इस इंस्टीट्यूट की, तो उनको डिसीजन मानना ही पड़ेगा इसका। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए कि कोई बाद में डिस्ट्रक्शन ना हो, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो दोनों कंट्री के बीच में, तो वो अपील कर सकती है यहाँ पर इसकी हियरिंग होगी। और अगर कोई भी डिसीजन आया, किसी के फेवर में आया, किसी के अगेंस्ट में आया, अगर ये सिग्नेटरी होंगी कंट्रियां, तो डेफिनेटली इनके डिसीजन मानने पड़ेंगे। बट यहाँ पर इंडिया का इशू अलग है। क्या इशू है इंडिया का? इंडिया ने बोला कि हम इसको साइन नहीं करेंगे, हम इसके मेंबर नहीं बनेंगे। काहे के मेंबर नहीं बनेंगे? आईसीसिड के मेंबर नहीं बनेंगे। भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं बनेंगे? तो इंडिया ने बोला कि अभी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, आप हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। तो उन्होंने बोला ऐसा क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, भाई हमको बताओ आपका कौन सा ऐसा पार्ट है। तो हमने बोला कि हमारा एक प्रियम्बल पार्ट है। और प्रियम्बल में भाई तो क्या लिखा है आपके प्रियम्बल में ऐसा? तो हमारे प्रियम्बल में लिखा है इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। क्या है? इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। अब ये क्या है? देखो, सॉवरेन कंट्री का मतलब होता है कि इंटरनल डिसीजन हम ही लेंगे, कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा हमारे इंटरनल डिसीजन में, और हमारे जुडिशरी इज अ हायर ऑथोरिटी दैट डिसाइड द मैटर। क्या? दैट डिसाइड दी मैटर। आपने कई बार केस सुने होंगे कि कोई कंपनियां डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में जाती है, इवन वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है वर्ल्ड बैंक में नहीं जाती, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आपको डेफिनेटली डिसीजन बिल्कुल फ्री एंड फेयर मिलेगा। ये हमारा एश्योरेंस है कि आपके संग गलत नहीं होगा। हम पर इसको साइन नहीं करेंगे, कोई दूसरा हम पर सॉवरेनिटी को ब्रीच करे हमारी कंट्री की, वो हम बिल्कुल साइन नहीं करेंगे। और हमने साफ साफ लिखा है प्रीएम्बल में कि हमारी कंट्री सॉवरेन कंट्री है। इवन यूएनओ के भी डिसीजन हमने साफ साफ बोला है कि हम मेंबर जरूर बनेंगे यूएनओ को, पर जो डिसीजन आप थोपोगे हमारे ऊपर, हम पे बाउंडेशन लगाओगे, थोपोगे हमारे ऊपर, तो वो तो हम कभी मानने वाले नहीं है, क्योंकि वी आर अ सॉवरेन कंट्री। समझे मेरी बात को? ये कहानी है। आईसीसिड के हमने इसलिए ज्वाइन करा, इसलिए हम सिर्फ ओनली 4 इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं। समझ गए मेरी कहानी? चलते बना के नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड बैंक। देखो, अब क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड बैंक के चैलेंजेस क्या है। और वर्ल्ड बैंक के चैलेंजेस समझने के लिए जैसे आईएमएफ के चैलेंजेस थे, कुछ तो चैलेंजेस इसके भी सेम है, क्योंकि यहां पर कोटा सिस्टम है, इक्वालिटी नहीं है। यहां भी इक्वालिटी नहीं है। क्या नहीं है मेरे दोस्तों? इक्वालिटी नहीं है। जिसका ज्यादा शेयर उसको ज्यादा वोटिंग पावर। क्लियर? तो अपन समझते हैं क्लियर चैलेंजेस क्या है। देखो, सबसे बड़ा चैलेंज है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल चैलेंज। देखो, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल चैलेंज पहला है डेप्ट सस्टेनेबिलिटी। देखो, कई सारी कंट्रियां डेप्ट में जाती जा रही है, कर्जे में जाती जा रही है, बट वर्ल्ड बैंक उनकी मदद नहीं कर रही, ना ही ह्यूमन डेवलपमेंट कर रही है। ये वही चैलेंजेस हैं जो आईएमएफ के चैलेंजेस थे, सेम चैलेंजेस अप्लाई ऑन द वर्ल्ड बैंक। क्लियर? तो डेप्ट सस्टेनेबिलिटी क्लियर। देन आफ्टर वीकनिंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। देखो, कई सारी कंट्री की ग्रोथ रुकते जा रही है, बढ़ नहीं रही है ग्रोथ। अब इसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भाई? वर्ल्ड बैंक की है। ह्यूमन डेवलपमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर तुम पैसा ही नहीं दे रहे, तुम मनी नहीं दे रहे, तो मनी नहीं दोगे तो कहाँ से उसका ह्यूमन डेवलपमेंट होगा? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वी कैन से वीक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, वीकनिंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ग्रोथ रुक रही है। लिमिटिंग एफडीआई। अब एफडीआई क्या होता है? देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर ये क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? देखो, क्या होता है कि आपके पास 100 करोड़ है। अब आपके पास 100 करोड़ है और आपने बोला कि मुझे इंडिया में नहीं कहीं दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है। आपने बोला कि मुझे दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो आप सबसे पहली चीज़ क्या देखोगे वहाँ पर? इन 100 करोड़ ऐसी तो नहीं है, ऐसी तो उड़ा दोगे आप। इतने बाद 100 करोड़ बहुत होते हैं, 100 करोड़ भी बहुत होते हैं। क्लियर? तो आप पहले क्या चीज़ देखोगे? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबसे पहले देखोगे परचेजिंग पावर कैपेसिटी, परचेजिंग पावर कैपेसिटी।
परचेजिंग पावर कैपेसिटी किसकी? जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उनके पब्लिक की परचेजिंग पावर कैपेसिटी क्या है, चेक करोगे आप कि वो कैपेबल हैं कि मेरा प्रोडक्ट खरीद सकेंगे कि नहीं खरीद पाएंगे। मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं और मेरा एक भी प्रोडक्ट ना बिके, सबसे पहली चीज़ देखोगे कि वहाँ पर परचेजिंग पावर कैपेसिटी कैसी है लोगों की, तो यही है सबसे पहले देखी जाती है परचेजिंग पावर कैपेसिटी। अब एफडीआई, जैसे कई सारी एफडीआई होती है, वो देखती है कि इंडिया में जाओ यार, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो, वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो हर चीज़ खरीद सकते हैं, उन पर पैसा बहुत है, तो अधिकतर एफडीआई अपने इंडिया में आ रही हैं। क्लियर? जो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ वहाँ परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वहाँ जा रही हैं। अब अफ्रीकन कंट्रियाँ जैसे अल्जेरिया, ये कौन सी है, सूडान, सोमालिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया, इनमें जा नहीं रहा। साउथ अफ्रीका में जा रही हैं, साउथ अफ्रीका में अच्छी है परचेजिंग पावर कैपेसिटी, पर यहाँ क्यों नहीं जा रही? छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं, कौन सी है, चढ़ एक कंट्री है, ठीक है, कई सारी कंट्रियाँ ऐसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जिनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी है नहीं लोगों की, तो वहाँ एफडीआई जा नहीं रहा। तो यही है लिमिटेड एफडीआई, जिस कंट्री में परचेजिंग पावर कैपेसिटी हाइयर है उसी कंट्री में इन्वेस्ट किया जा रहा है। देन आफ्टर फिस्कल कंस्ट्रेंट, देखो फिस्कल कंस्ट्रेंट क्या है कि रुकावट, सबसे बड़ी रुकावट यही है कि देखो जिन कंट्रियों को नीड है, एक्चुअल में नीड है मनी की, उनको फंड नहीं दिया जा रहा है, और जिनको नीड नहीं है उनको दिया जा रहा है जबरदस्ती। पाकिस्तान को क्यों दिया भाई? पाकिस्तान को आईएमएफ ने क्यों दिया? उसको नीड थी। वो टेरर फाइनेंसिंग, साफ साफ आपको कई सारी रिपोर्ट आ रही है कि वो कंट्री टेरर फाइनेंसिंग कर रही है, इवन सेफ हेवन है टेररिस्टों की, उनको तुम फंड दे रहे हो। और जो अफ्रीकन कंट्री जो गरीब है, जिसमें खाने को नहीं है, वो बेचारे भूखे हैं, उनको तुम दे नहीं रहे हो, क्योंकि उसमें तो एक तुम वो कंडीशन लगा देते हो कि क्रेडिट वर्दी कंट्री नहीं है। अरे भाई चले भी जाएगा तो उसको थोड़ा बहुत तो दे दो। क्लियर? चलते अपना सोशल एंड डेवलपमेंट चैलेंज, देखो फूड सिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया कई सारी कंट्री में खाने को नहीं है, तुम उनको दे नहीं रहे हो। फ्रेगिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस हो रहा है, सिविल वार हो रहा है कई सारी कंट्री में, लोगों को खाने को फूड नहीं है, और सिविल वार तो हो गई तो उनको तुम रिजॉल्व नहीं कर रहे। लर्निंग क्राइसिस है, ह्यूमन कैपिटल गैप, कई सारा गैप है, कुछ कंट्रियाँ ज़्यादा ही डेवलप होते जा रही हैं और कुछ कंट्रियाँ पुअर होते जा रही हैं। पुअर इज गोइंग टू बी पुअर और रिचर इज गोइंग टू बी रिचर। क्लियर? देन आफ्टर सोशल इंक्लूजन नहीं है, लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है इसके अंदर। क्लियर? वो डेवलप्ड कंट्रियाँ ज़्यादा बोल रही हैं और डेवलपिंग कंट्रियों को कोई सुनवाई नहीं है। इवन इंडिया क्यों बोल रही है? इंडिया ग्लोबल साउथ की लीडर क्यों बनी बैठी है? क्योंकि वो चाहती है कि रिफॉर्म हो, जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। क्लियर? यही कहानी है, चलते पढ़ेंगे। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्या हुआ कि एशिया और पैसिफिक कंट्री में, एशिया और पैसिफिक कंट्री में भी डेवलपमेंट करने के लिए भी एक बैंक बनाई गई, जो कि बनी कब? 1966 में। क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का लोड कम करने के लिए एक बैंक बनाई गई, जिसको बोला गया एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। और ये क्यों बनी? क्योंकि एशिया पैसिफिक की कंट्रियां हैं, जैसे क्या है, दो बैंक तो पूरी कंट्रियों वर्ल्ड को मैनेज नहीं कर पाएंगी, तो और भी बैंक की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है कि एडीबी बनाई गई। एडीबी का काम क्या है कि जो एशिया पैसिफिक कंट्रियां हैं उसको मदद करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करना, ह्यूमन डेवलपमेंट करना, ये इसका मेन काम था। इवन एडवाइस भी करती है, इवन असिस्ट भी करती है कई सारी कंट्रियों को जो मेंबर कंट्रियां होंगी एडीबी की। तो अब इसमें भी कोटा सिस्टम है, इसमें भी इक्वालिटी नहीं है, इसमें भी कोटा सिस्टम है। कोटा सिस्टम कैसे? अभी इसके अंदर देखा जाए तो दो कंट्रियों का सबसे ज्यादा कोटा है और इक्वल है, वो कंट्री, दोनों कंट्री नंबर 1 पे है, और पहली है यूएसए और दूसरी है जापान। तो इन दो कंट्री का ज्यादा डोमिनेंस है। क्लियर? इवन चाइना थर्ड पे है, चाइना थर्ड, और फोर्थ पे हमें बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया है हमारी। 4 कंट्री इस पर डोमिनेट करती हैं। इवन 3 कंट्री, हमारी कंट्री डोमिनेट करना नहीं जानती, हमारी कंट्री बराबर का दर्जा देने जाती है। तो हम इंडिया का नहीं बोलेंगे क्योंकि हम इंडियन है, होगा भी तो हम नहीं बोलेंगे। क्लियर? तो क्या है कि 3 कंट्रियों का डोमिनेंस है। कौन सी? यूएसए, जापान, ये नंबर 1 पे है, दोनों कंट्री नंबर 1 पे, इनका इक्वल शेयर है। तीसरा है चाइना का, और थोड़ा बहुत कम है हमारा इंडिया का, चाइना से ज़्यादा कम नहीं है,
कुछ पॉइंटों में कम है। क्लियर, 85 इसका है, 2.85 और हमारा 2.35 है। कितना कोटा है देख लो आप, इसमें लिखा होगा 2.35 को समथिंग हमारा इंडिया का कोटा है, देख लेना आप एक और बार कंफर्म कर लेना। और 2.85 कुछ समथिंग चाइना का है। क्लियर, तो क्या है कि अब ये काम कैसे करती है भाई, इसका काम क्या है? देखो इसका काम ऐसे होता है कि ये क्या करती है, इन्वेस्टमेंट पब्लिक प्राइवेट हम रीजनल डेवलपमेंट विद स्पेशल रिगार्ड टू लेस डेवलप कंट्री। जो लेस डेवलप कंट्री होंगी उनकी मदद करना, डेवलपमेंट करना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, इवन पॉलिसी प्लान बनाना डेवलपमेंट के लिए, इंट्रा रीजनल ट्रेड मतलब एशिया और पैसिफिक की जितनी भी कंट्रियाँ उनके बीच में ट्रेड हो, टेक्निकल एडवाइस देना, फाइनेंसिंग में, एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट प्रोस्पेक्ट में। क्लियर, कोऑपरेट विद यूएनओ एंड अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पब्लिक एंड प्राइवेट। ऐसा नहीं है कि ये इंडिविजुअल काम करेगी, ये कोऑपरेट भी करेगी विद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के साथ। क्लियर, मिलकर काम करेंगे, बट इक्वालिटी इसमें भी नहीं है। क्लियर, अब मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के बारे में, वो किसका था कंसेप्ट, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ये था आईएमएफ का, इसी के जरिए ये विंडो है किसकी, आईएमएफ की, और इसी के जरिए हमको लोन मिला था कब, जब 1991 में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से जूझ रहे थे। अब इसके अंदर भी एक विंडो है जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लैंडिंग रिसोर्स। क्या, ऑर्डिनरी लैंडिंग रिसोर्स, इसी के जरिए वो मिलता है, लोन मिलता है। क्लियर, अभी आपने लेटेस्ट सुना होगा कि नेपाल कंट्री सबसे बड़ी बेनिफिशियरी बन गई है लोन लेने वाली एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एडीबी से। अभी तक की हिस्ट्री में इवन एडीबी से सबसे बड़ा लोन मिलने वाली नेपाल कंट्री बन गई है। क्लियर, और इसका हेड ऑफिस है मनीला, और मनीला कहाँ पर है, कैपिटल किसकी है, फिलीपींस की। क्लियर, मनीला फिलीपींस में इसकी हेड ऑफिस है। 1966 में सेटअप हुई थी। इवन 69 कंट्री इसकी मेंबर है, 69 कंट्री, 68 कंफ्यूज में तो है ना, एक और बढ़ गई है, कौन सी कंट्री है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, देख लेना, 69 कंट्री हो गई है। क्लियर, तो देखो ये विंडो है, इसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं बैंक के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके बीच में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, ईडी होता है। क्लियर, और हर कंट्री मेंबर कंट्री से होता है। इवन फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है हमारे इंडिया का, वो गवर्नर होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर एडीबी में, बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग होती है, उसमें हमारा गवर्नर फाइनेंस मिनिस्टर होता है। इवन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होते हैं इसके अंदर, जो कि बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। क्लियर, चलते अपना। अब हम पढ़ेंगे WTO। क्या है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो लेक्चर बड़े हैं, सारे लेक्चर बड़े हैं, याद रखना सारे लेक्चर बड़े हैं मेरे दोस्तों, एक भी लेक्चर छोटा नहीं है। तभी मैंने बोल दिया कि 13 लेक्चर में 70% इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दी मैंने तभी आपसे बोला। तो ऐसे ही कंप्लीट नहीं करा दी, कोई लेक्चर 1.5 घंटे का है, कोई 1 घंटे का है, कोई 50 मिनट का है, और ये लेक्चर तो मुझे लग रहा है ज़्यादा ही जाएगा, 1.5 घंटे के अप्रोक्सीमेटली नियरली रहेगा। क्लियर, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है भाई, देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले नहीं थी, पहले थे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इन 1947, गेट जिसको बोलते थे। 1947 में गेट्स बनी। क्या, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये बॉडी बनी थी 1947 में। अब इसका काम क्या है, देखो क्या है कि फॉरेन ट्रेड को एनहांस करने के लिए, इवन रूल एंड रेगुलेशन बनाने के लिए कि प्रॉपर तरीके से ट्रेड हो सके अमोंग कंट्री, कोई भी कंट्री बिना वजह का टैरिफ ना लगाए। और हालांकि रिलीफ दिया था डेवलपिंग कंट्री को कि वो अपनी कंट्री को बचाने के लिए, इवन डेवलप्ड कंट्रियों ने लालच देने के लिए डेवलपिंग कंट्री को कि वो मेंबर बन जाए, क्योंकि उनका मोटिव ज़्यादा था, प्रॉफिट उनको ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि ट्रेड को बढ़ाने के लिए ये सब बॉडी इनकी है, इनकी सोच है, इनका दिमाग है, इनको प्रॉफिट कमाना था। इसलिए इन्होंने कंट्रियों को पागल बनाया, मेंबर बनाया, लालच दे के, ये इनका काम है। अब लोग बाग समझ चुके हैं, इंडिया समझ चुकी है, तभी इंडिया इनमें कॉपरेट नहीं कर रही। इवन आप देखो यूएसए क्या कर रही है, यूएसए एक भी बात नहीं सुनती WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक भी बात नहीं सुन रही है। इवन कई सारी कंट्री पर टैरिफ लगा रही है और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रही है। क्या कर रही है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रही है। क्लियर, कोई फॉरेन ट्रेड का फैसिलिटेशन नहीं कर रही, इवन अब प्रोटेक्शन फॉलो कर रही है कि हम तो यूएसए के बारे में सोचेंगे, सब जाए, कोई दिक्कत नहीं है।
क्लियर। तो यही डब्ल्यूटीओ के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो खुद नहीं कर रही है, खुद ने मतलब फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया भी है फाउंडिंग मेंबर, बट डब्ल्यूटीओ काम क्या था, फैसिलिटेट द फॉरेन ट्रेड अमॉन्ग डिफरेंट कंट्री। समझे मेरी बात को। तो 1947 फिर क्या हुआ, उरुग्वे राउंड हुआ, इसमें इसको चेंजेस कर दिया। 1994 में क्या करा कि देखो इसमें रिफॉर्म हुआ, मुझे अच्छी खुशी की बात है कि डब्ल्यूटीओ के अंदर चेंजेस हुए थे, क्योंकि क्या है कि सर्विस टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट हो गई थी। अब एक गुड्स का ही ट्रेड नहीं रह गया था, गुड्स का हमें ट्रेड अकेला नहीं करना है, इसके साथ हमें सर्विस का भी ट्रेड करना है, इवन हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी बचाना है। क्लियर। तो क्या हुआ कि गेट्स जो था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसको चेंज कर दिया 1994 में, क्या, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। और ये कहां पर होता, उरुग्वे राउंड में मीटिंग हुई थी इसकी, वहां पर मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है इसकी, और वही डिसाइड हुआ था कि इसको डब्ल्यूटीओ बनाया जाएगा, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, कई सारे प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, गुड्स की जगह सर्विस भी होते जा रही है। समझे मेरी बात को। तो यही कहानी है। अब इसमें कई सारे एग्रीमेंट साइन करे, इवन इसमें मल्टीलैटरल रूल एंड डिसिप्लिन रिलेटेड टू ट्रेड एंड गुड्स और इंट्रोड्यूस मल्टीलेटरल रूल एप्लीकेबल टू ट्रेड एंड एग्रीकल्चर में भी करेंगे, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड सर्विस, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस, गेट्स एग्रीमेंट साइन भी किया, इवन ट्रिप्स भी साइन किया, जिसको बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी बनाया, डीएसयू जिसको बोलते हैं, और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म भी बनाया, टीपीआरएम भी बनाया। अब ये सारे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आपने, मैंने कई बार न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियो में बताया था कि अभी स्टील का इशू आ गया था और यूएसए डिस्प्यूट सेटलमेंट में गई थी डब्ल्यूटीओ के कि इंडिया बिना वजह हमारे स्टील पर टैरिफ इंपोज कर रही है, हाइयर टैरिफ इंपोज कर रही है, और ये अगेंस्ट रूल एंड रेगुलेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ है, वही है डिस्प्यूट सेटलमेंट। इवन इंडिया भी कई बार गई यूएसए के खिलाफ कि भाई ये बिना वजह का टैरिफ लगा रहे हैं, बिना वजह की प्रोटेक्शन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, और आपके डब्ल्यूटीओ के रूल कुछ और है, आपको फैसिलिटेट करना फॉरेन ट्रेड, हमारा लॉस हो रहा है, इसका भी रिजोल्यूशन हो। रेसिप्रोकल टैरिफ बिना वजह का 26% इंडिया के ऊपर। क्लियर। ट्रेड, तुम ट्रेड डील साइन नहीं कर रहे, ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ये क्या है, कुछ नहीं, तुम डब्ल्यूटीओ के खिलाफ चल रहे हो। क्लियर। तो इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए ट्रेड को डब्ल्यूटीओ बनाता, वैसे 1947 में गेट्स बनाता जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसको और डाइवर्सिफाई करने, सर्विस से रिलेटेड एक्सपोर्ट करने, इवन इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस से रिलेटेड, इवन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का करने, इवन पॉलिसी रिव्यू करने के लिए इसको और डाइवर्सिफाई कर दिया और नाम दे दिया डब्ल्यूटीओ। अब क्वेश्चन आता है चैलेंजेस क्या है डब्ल्यूटीओ के। देखो, डेडलॉक ऑफ कंसेंसस, जैसे आप जानते हो कि कोई कंसेंसस नहीं हो रहा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, पूरे वर्ल्ड को, इवन डब्ल्यूटीओ के रूल एंड रेगुलेशन को पूरा ब्रीच कर दिया है, पूरे तोड़ दिए रूल एंड रेगुलेशन को इन्होंने, इतना टैरिफ इंपोज करा है कई सारी कंट्री पर। इवन मैंने एक रिपोर्ट ही पढ़ाई थी कि यूएसए में फंड तो बहुत इंक्रीज हो गया, टैरिफ से बहुत ज़्यादा फंड आया यूएसए के अंदर, बट लोगों पर बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो यूएसए के लोग बाग हैं उनकी प्राइस एनहांस हो गई है उनके प्रोडक्ट की, इवन उनको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और जो कंपनियां हैं वहाँ पर उनको भी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं और उनको वीकेंड से बिक नहीं रहे हैं, कमर्शियल बिजनेस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। इवन ये बोल रहे हैं कि जो फंड आया है वो पब्लिक में बांटा जाएगा। क्लियर। इनका अलग है, तो कंसेंसस नहीं है बिल्कुल। डिस्प्यूट सेटलमेंट क्राइसिस, डिस्प्यूट का कोई भी रिजोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, कई बार इंडिया गई, कई बार यूएसए गई, कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है। राइज ऑफ यूनिलैटरलिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म, देखो यूनिलैटरलिज्म क्या होता है कि सिंगल कंट्री अपने बारे में सोच रही है और मल्टीलैटरलिज्म नहीं हो रहा है, एक कंट्री सोच रही है मुझे तो अपनी से बचाना है, कुछ भी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो करना, क्या अपनी कंट्री को बंद कर देना, क्लोज मार्केट, कोई दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट आएगा तो उस पर से अच्छा सा टैरिफ इंपोज कर दिया जाएगा। क्लियर। मल्टीलैटरलिज्म और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो हो रही है, यही काम हो रहा है, यही सबसे बड़े ड्रॉबैक है डब्ल्यूटीओ के। अब क्या हुआ, जैसे आप जानते हो ब्रिक्स बनी थी, क्या, ब्रिक्स का नाम क्या है, ब्रिक्स का नाम क्या है, अरे भूल गए, अरे यार ब्रिक्स का मैंने कितनी बार बताया, तो मैं ब्रिक्स का नाम चेंज हो गया है, ब्रिक्स का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने कई बार बताया है, क्या है ब्रिक्स का नाम, जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। मैंने 2-3 बार आपको रिपीट कर दिया है, इवन एमसी के वीडियो में और न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में भी आपको रिपीट कर दिया है। बिल्डिंग, थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ, बिल्डिंग बता दो, बिल्डिंग रीसाइलेंस, और सोचो, बिल्डिंग रीसाइलेंस, इनोवेशन,
और सोचो सोचो, अब बताना मुझे आगे, ठीक है। बिल्डिंग रीसाइलेंस इनोवेशन, क्या? बिल्डिंग रीसाइलेंस इनोवेशन एंड कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये नाम अभी मोदी साहब ने दिया है क्योंकि 2026 की ब्रिक्स की मीटिंग इंडिया में होना है। अब ये अप्रूव अभी नहीं हुआ है क्योंकि इसमें 10 मेंबर हो गए हैं, जैसे आप जानते हो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया, ये 10 मेंबर हो चुके हैं इसके अंदर। अब यही ब्रिक्स बैंक में क्या बना कि ये देख के परेशान हो गए थे लोग बाग कि ये इक्वालिटी नहीं है, इवन इनकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इक्वालिटी नहीं है। अब इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या हुआ कि इक्वालिटी को मेंटेन करना, आप सोचा ब्रिक्स कंट्री ग्रोथ तो अच्छी हो रही, देखो 30% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन ब्रिक्स कंट्रीज, क्लियर। हालांकि अभी इकोनॉमी भी अच्छी है क्योंकि जेम्स ओनील ने बोला था कि आने वाले समय में बाई 2030 तक ये 5 कंट्रियां रूल करेंगी पूरे वर्ल्ड पर, क्लियर। हालांकि ब्रिक्स का डाइवर्सिफिकेशन हो गया, 5 कंट्री और जुड़ गई हैं और यूएसए इससे बहुत चल रहा है क्योंकि ये सक्सेसफुल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर, समझे। तो क्या है, ब्रिक्स का नाम मोदी साहब ने प्रपोज किया है बट अभी कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि सभी लोग बैठेंगे डिसाइड करेंगे, पर मोदी साहब ने इसका कंफर्म कर दिया कि 2026 में इसका नाम बिल्कुल चेंज कर दूंगा मैं, क्लियर, ये बोला है। अब क्या हुआ, इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या हुआ कि ब्राजील के अंदर मीटिंग हुई, कहां पर, ब्राजील के अंदर फोर्टलिज़ा डिक्लेरेशन लिया। क्या? फोर्टलिज़ा डिक्लेरेशन में क्या हुआ, जो हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग हुई थी तो उसमें डिसाइड करा गया कि अपन भी एक ऐसी बैंक बनाएंगे, ब्रिक्स बैंक, जिसको हम न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलेंगे। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया ब्रिक्स के वीडियो में, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे जिसको ब्रिक्स बैंक बोलेंगे। अब ये क्यों बनाएंगे, एक तो इसका काम होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द ब्रिक्स मेंबर कंट्री, क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन ब्रिक्स मेंबर कंट्री। और दूसरा ऐसा काम होगा बीओपी क्राइसिस से बाहर निकलना, बीओपी क्राइसिस से बाहर निकालना किसी कंट्री को, उसकी मदद करना इन टर्म ऑफ फाइनेंशियली, समझे मेरी बात को। तो ये कारण है ब्रिक्स बैंक बनने का। और इवन ये बोला गया था कि इसमें सबको बराबर का दर्जा दिया जाएगा, इक्वालिटी दी जाएगी और कोई भी कंट्री डोमिनेट नहीं करेगी ब्रिक्स के अंदर। अभी देखा जाए तो इसमें 11 मेंबर हैं, कौन है, 11 मेंबर हैं एनडीबी के, 11 मेंबर इन एनडीबी। देखो एनडीबी के 11 मेंबर हैं और कौन कौन से, देखो 5 तो फाउंडिंग मेंबर हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इवन और जुड़े इसके अंदर, पहला है ईरान, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, इंडोनेशिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ये कोलंबिया और उज्बेकिस्तान अभी जुड़े हैं, लेटेस्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 क्या है कि ईरान अभी इसका मेंबर नहीं है, क्या नहीं है, ईरान इसका मेंबर नहीं है। अभी इसके 11 मेंबर हैं, ईरान हालांकि ब्रिक्स का मेंबर है, ईरान इसका मेंबर नहीं है। ईरान बनने वाला है, उसने अप्रोच कर दिया है, ईरान बनने वाला है, क्लियर। ईरान अभी इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर नहीं है। बांग्लादेश, अल्जेरिया, उज्बेकिस्तान, कोलंबिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और 5 मेंबर, ये 11 मेंबर है इसके अंदर अभी एनडीबी के अंदर, ईरान को मदद करना, क्लियर। तो क्या है कि इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये 2014 में ब्रिक्स बैंक बनी थी, जिसका कैपिटल, सब्सक्रिप्शन कैपिटल रखा था $50 बिलियन। कितना? $50 बिलियन। और जो 5 नेशन हैं वो इक्वल शेयर देंगे। इक्वल शेयर मतलब $50 बिलियन का अगर इक्वल शेयर देखा जाए तो $10 बिलियन हर कंट्री देगी। जो फाउंडिंग मेंबर है, $10 बिलियन सब्सक्रिप्शन कैपिटल हर कंट्री देगी, ईच कंट्री से $10 बिलियन लिया जाएगा। और ये मदद क्या करेगा, ये कैपिटल बेस यूज करा जाएगा फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन ब्रिक्स कंट्री इनिशियली। कहाँ पर? इंफ्रास्ट्रक्चर में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये कैपिटल यूज करा जाएगा। इसी के साथ कंटीजेंसी, क्या? कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, CRA भी बना था। CRA का
वैल्यू कितनी थी, $100 बिलियन। बट इसमें इक्वालिटी नहीं थी। इसमें क्या था कि चाइना ने ज़्यादा दिया था। चाइना ने दिया था वी कैन से 41%, चाइना 41% और 18% दिया था ब्राज़ील, इंडिया और रशिया ने, और 5% साउथ अफ्रीका ने। ये CRA था $100 बिलियन का, जो कि मदद किस में करी जाएगी, अगर कोई भी मेंबर कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जूझ रही होगी तो उसको मदद करी जाएगी कंटीजेंट रिजर्व फंड में से, रिजर्व अरेंजमेंट में से, CRA में से। क्लियर, याद रखोगे। और इसमें शेयरिंग इक्वल नहीं थी। 41% चाइना ने शेयर दिया था, 18% ब्राज़ील, रशिया, इंडिया ने, और इवन जो रिमेनिंग है 5% वो किसने दिया था, वो साउथ अफ्रीका ने। क्लियर, याद रखोगे। चलते बना के ये था ब्रिक्स बैंक। और ब्रिक्स बैंक का बनने का मतलब यही था कि इक्वालिटी को मेंटेन करना, सबको बराबर दर्जा दिया जाएगा। अब क्या हुआ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाई चाइना ने। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाई चाइना ने। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाई किसने, चाइना ने। अब ये क्यों बनाई, अब देखो क्या है कि एशियन जो कंट्री थी वो थक गई थी इनके IMF और वर्ल्ड बैंक में डोमिनेंस से। इवन 2014 में चाइना पर तो है ही, फंड तो अच्छा है, मनी भी बहुत है उसके पास, तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी खुद की बैंक बना दूं कि मुझे एशियन जो कंट्री हैं इन सभी की मदद करी जाए इन टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वर्ल्ड बैंक और IMF को छोड़ के इन्होंने, चाइना ने एक अलग से बैंक बनाई, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और इस बैंक का कैपिटल रखा कितना, $1 बिलियन। कितना, $1 बिलियन, और बाद में इसको बढ़ा के $100 बिलियन बना दिया। क्लियर, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चाइना की ब्रेन चाइल्ड है, और इसी ने पर कैपिटल रखा पहले इनिशियल $1 बिलियन, और फिर बाद में इसको $100 बिलियन कर दिया जब कंट्री से जुड़ने लगी। और ऐसा काम क्या होगा, एशियन कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करना, तभी इसका नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ADB। चाइना ने बनाई थी 2014 में, याद रखना। चलते बना गए। और इनिशियली 21 कंट्रियाँ थी इसमें, और ब्रिक्स बैंक का बता ही चुका हूँ आपको, एशियन बैंक का बता चुका हूँ। आपके कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना, ये मेरी गारंटी है। आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इवन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अब आप इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट बन गए हो। अब एक्सपर्ट कैसे बनोगे, तो अगर जो बच्चों ने मेरे रिमेनिंग लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप एक्सपर्ट नहीं कहलाओगे। अगर एक्सपर्ट बनना है तो मेरे रिमेनिंग लेक्चर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, देख लो, आपकी एक्सपर्ट बन जाओगे, इकोनॉमिक्स कहलाओगे, ये मेरी गारंटी है। मिलते हैं हम 15th लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।